हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन सर लाइव में। मेरा नाम है जतिन सिंह और आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 5, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखिए स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को शुरुआत करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का जानना बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने प्रीवियस चैप्टर्स में आपको बताया है कि हमारा जो ये सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप अकाउंटिंग को पढ़ रही है, अकाउंटिंग बेसिकली है क्या? ये एक लैंग्वेज है, ये एक भाषा है। और देखिए लैंग्वेज का मेन काम क्या होता है? मेन काम है लैंग्वेज का कम्युनिकेट करना। जैसे मैं आपके साथ कम्युनिकेट कैसे कर रहा हूँ, मैं आपके साथ कभी हिंदी में बात कर रहा हूँ, कभी इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, ठीक वैसे ही हमारे बिजनेस में हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे। जो भी व्यक्ति जिनका भी हमारे बिजनेस में क्या है, इंटरेस्ट है, तो हम उनके साथ जी कम्युनिकेट करते हैं उनको क्या प्रोवाइड करके, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके। जो भी हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, हम क्या करते हैं, उनको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब बात है कि किनको प्रोवाइड करते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनका हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है। जैसे कि बैंक जिन्होंने हमें लोन दिया है, जैसे कि क्रेडिटर्स जिनसे हमने उधार पे कुछ सामान खरीदा है, जैसे कि हमारे एम्प्लॉइज, जैसे कि ओनर। ये सब लोग क्या है, ये स्टेक होल्डर्स हैं। और इनको क्या चाहिए स्टूडेंट्स, इनको चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स, हम जो ये हमारे इंटरेस्टेड यूजर्स हैं, इनको हम कैसे प्रोवाइड करेंगे? ये हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनमें हम क्या क्या बनाते हैं? देखिए इनमें हम दो चीजें बनाते हैं। एक तो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम उन्हें बताते हैं कि हमारा कितना इस साल हमारा प्रॉफिट है, कितना हमारा लॉस है। इसका उन्हें कैसे पता चलेगा? जब हम उन्हें क्या प्रोवाइड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरी चीज हम उन्हें बताते हैं कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे बिजनेस की सेहत क्या है। और सेहत का उन्हें पता चलेगा बैलेंस शीट के थ्रू कि कितने हमारे एसेट हैं, कितनी हमारी लाइबिलिटीज हैं, यानी हमारे पास संपत्तियां कितनी हैं और हमने कितना कर्जा ले रखा है लोगों से। तो इस चीज का पता उनके किसके थ्रू चलता है? बैलेंस शीट के थ्रू। तो अब ये जो दोनों आइटम्स है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इनके मदद से एक बिजनेसमैन या एक ओनर या एक एम्प्लॉइज या एक क्रेडिटर, ये जितने भी आपके कौन है इंटरेस्टेड यूजर्स, ये बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। उनके पास और कोई अलग से ऑप्शन नहीं है कि वो आपके बिजनेस के बारे में जान सके। उनको सिर्फ वैसे ही पता चलेगा जो आप उनको बताएंगे। और आप उनको कैसे बताते हैं? आप बताते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करके, उनको बना के। अब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, उनको प्रिपेयर किया, उसके बाद उनको इंफॉर्मेशन मिली। अब बात आती है कि हम ये चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों पढ़ रहे हैं, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नीड क्या है। आपका जो वेरी फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का है वो है नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखिए हमने ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, गैप यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आपने स्टूडेंट्स अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को पढ़ा था, आपने अकाउंटिंग कन्वेंशंस को पढ़ा था। देखिए इन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स या अकाउंटिंग कन्वेंशंस या ये जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स है, इनके बेसिकली दो मेन ऑब्जेक्टिव थे। क्या क्या? एक तो जो आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो ना, ये आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है और ये जो आपने बैलेंस शीट बनाई है, यानी जितनी भी फर्म इस देश में, जितनी भी कंपनीज है, वो अचार बेचती हो या एरोप्लेन बेच रही हो, वो उनका मेन काम क्या है कि वो क्या करें जी, अपनी जब भी बैलेंस शीट बनाए, अपनी जब भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और ये जो बैलेंस शीट, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो बनाए, वो क्या हो, यूनिफॉर्म हो। वो सब क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यानी ये नहीं है कोई अपनी मर्जी से कैसे ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, कोई अपनी मर्जी से कैसे ही रिकॉर्ड कर रहा है, नहीं नहीं, सब क्या करेंगे? सेम मेथड फॉलो करेंगे जब भी वो क्या करेंगे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे। दूसरी चीज, हम इनका जो दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव था, ये जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, आपके कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस का, कि ये क्या हो, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल हो। कंपेरेबल यानी कि आप क्या कर रहे हो, आपका मान लीजिए प्रॉफिट इस साल इतना है, पिछले साल आपका प्रॉफिट कितना था, या आपका प्रॉफिट इस साल इतना आया, या आपके कॉम्पिटिटर या आपकी जो राइवल फर्म है उसका प्रॉफिट कितना आया, आप इसको कंपेयर कर सको। तो कंपेयर करने के लिए और यूनिफॉर्मिटी के लिए ये आपके दो ऑब्जेक्टिव थे, क्या बनाने के टाइम पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के टाइम पे। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़े हैं, ये जो दो ऑब्जेक्टिव है, ये क्या हुए? कॉम्प्रोमाइज हुए। ये कॉम्प्रोमाइज क्यों हुए? क्योंकि आपके इस चैप्टर में ये जो जनरल एग्रीमेंट फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये जो गैप है, इसके क्या है स्टूडेंट्स, कुछ ना कुछ लूप होल्स थे। लूप होल्स का क्या हुआ? कुछ कंपनीज ने फायदा उठाना शुरू किया। देखिए लूप होल्स क्या हुए, कौन से थे? सबसे पहला,
ये जो आपका चैप्टर था ये क्या अलाउ करता था कि मान लीजिए कोई भी आइटम है आपका फिक्स्ड एसेट है या आपका डेप्रिसिएशन है, ये बहुत सारे मेथड्स बताता था। यानी बहुत सारे क्या है, कोई किसी के 4 मेथड है, किसी के 5 मेथड है, किसी के 2 मेथड है। उसके बेसिस पे आप क्या करिए, उन आइटम्स को जो सेम आइटम है उनको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट आपके अल्टरनेटिव्स बताए इन्होंने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने के। अगर आप किसी, मान लीजिए आपने कोई फिक्स्ड एसेट है उसको रिकॉर्ड किया है मार्केट वैल्यू पे, उसके बाद आपने कोई फिक्स्ड एसेट उसको रिकॉर्ड कर दिया आपने बुक वैल्यू पे, ठीक है। यानी जिस प्राइस पे आपने खरीदा था उसी पे रिकॉर्ड किया। और कभी आपने क्या किया, जिस प्राइस बढ़ गया आपका 2 करोड़ 20 लाख की थी आपकी मान लीजिए कोई बिल्डिंग, उसको आपने 20 लाख में अपने बुक्स में दिखाया, फिर वो बढ़ के 2 करोड़ पे होगी तो आपने क्या किया, 2 करोड़ पे दिखाया, ठीक है। उसके बाद फिर आपने अगले साल क्या किया, उसको 20 लाख पे दिखा दिया। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इस सिचुएशन में क्या हुआ, ये जो आपकी जो अलग अलग जो कंपनीज थी, अलग अलग जो आपकी फर्म्स थी, इन्होंने क्या किया, अलग अलग मेथड्स, अलग अलग पॉलिसीज को क्या किया, फॉलो करना शुरू कर दिया। इन डिफरेंट पॉलिसीज को फॉलो किया जब उन्होंने सेम ट्रांजैक्शन के लिए, तो इससे क्या हुआ, हमारे जो ये जितने भी हमारी जो ये हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी ना, ये जो आपने क्या की थी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। एक तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या नहीं हुई, यूनिफॉर्म नहीं रही। यानी आपने जब अलग अलग मेथड से अलग अलग ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया, तो उससे जब आप अपनी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने तो उसको अलग तरीके से बनाया है, उसने उसको अलग तरीके से बनाया, इसलिए आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हुई, यूनिफॉर्म नहीं हुई। दूसरी चीज, अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो आप कंपेयर कैसे कर पाओगे भाई, किसी ने अपनी फिक्स्ड एसेट को दिखाया, अपने लैंड को दिखाया 20 लाख रुपए का, किसी कंपनी ने दिखाया है 2 करोड़ रुपए का, और अगले साल मान लीजिए उसी कंपनी ने क्या किया, वो जो सेम आइटम थी उसके लिए अलग से डिफरेंट पीरियड्स के अंदर, मान लीजिए कि जनवरी में उसने दिखाया है उसको 2 करोड़ रुपए का, और दिसंबर में आते आते वो 20 लाख रुपए की शो कर रहा है। इसलिए ये जो अलग अलग मेथड्स आए हैं, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी इनके ऊपर लोगों का विश्वास नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा, अराजकता की एक सिचुएशन आ गई, लोग विश्वास, अपना कॉन्फिडेंस खोने लग गए, लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया, लोग यानी कि वो जो इन्वेस्टर्स हैं, आपके क्रेडिटर्स है, यानी ये जो आपके इंटरेस्टेड यूजर्स है, ये जो स्टेक होल्डर्स है, ये कैसे मान ले कि आपने सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, आपने कोई धांधली नहीं की है उसको क्या कहते हैं बनाते वक्त। तो इन लूप होल्स की वजह से हमारे जो इंटरेस्टेड यूजर्स ने हमारी जो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इसके ऊपर विश्वास करना ही छोड़ दिया। अब एक इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट तभी करेगा ना जब आपको सही उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। क्यों वो अपना पैसा लगाएगा आपकी कंपनी में, आपकी कंपनी में पैसा तभी लगा पाएगा जब क्या हो, आपने जितनी भी आपकी कंपनीज है, मान लीजिए उसको एक्स कंपनी में पैसा लगाना था और वो ये देखेगा मैं एक्स में लगाऊं या वाई में लगाऊं। अगर एक्स और वाई अलग अलग मेथड, अलग अलग पॉलिसीज अडॉप्ट करती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में, वो एक्स या वाई में से किसको चुने, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था, ये कंफ्यूजन की एक सिचुएशन क्रिएट होगी। तो इससे क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये जो अराजकता आ गई, ये एक तरह से अविश्वास की भावना फैल गई सारे के सारे स्टेक होल्डर्स में। तो एक जितने भी प्रोफेशनल्स थे हमारे पास पूरी दुनिया के अंदर, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि नहीं नहीं, कुछ ना कुछ देखो रूल्स और रेगुलेशंस तो होनी चाहिए, रूल्स बहुत जरूरी है। जब भी हम क्या बनाएं, हमारी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएं, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए हमें कोई ना कोई रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट, ये तो बताना ही होगा कि किस ट्रांजैक्शन को किस टाइम पे, किस सिचुएशन में, किस मेथड को फॉलो करते हुए किस कंपनी को कैसे रिकॉर्ड करना है। तो ये सारी सिचुएशन को जब हमने क्या किया, डिकोड करना शुरू किया, यानी हमारे प्रोफेशनल्स डिकोड करना शुरू किया कि क्या होना चाहिए, हमें स्टैंडर्डाइज करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, स्टैंडर्डाइज करना चाहिए जितने भी हमारी क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो हमने एक तो स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है, एक हमें क्या जरूरत है, उन्हें हार्मोनाइज करने की जरूरत है। देखो हार्मोनाइज अगर आपको स्टैंडर्डाइज करना है ताकि आप क्या कर सको, आपकी जो जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो सेम बने, यूनिफॉर्म बने और उनको कंपेयर किया जा सके और वो क्या हो, रिलायबल हो। तो उसके लिए जितने भी प्रोफेशनल्स थे उन्होंने डिसीजन लिया, साल था आपका 1973, 29 जून स्टूडेंट्स 1973 को एक कमेटी बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था IASC,
IASC यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी। और मेन काम क्या था इस कमेटी का कि वो क्या डेवलप करे, वो कुछ रूल्स रेगुलेशंस डेवलप करे इंटरनेशनल लेवल पे। और उन रूल्स और रेगुलेशंस को डेवलप करने के लिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। देखिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जब ये डेवलप करने की बात आई ना, तो इंडिया की तरफ से, हमारा जो प्यारा देश है इंडिया, इसकी तरफ से 2 इसके मेंबर बने। एक है जी आपका ICAI और एक है आपका ICWAI। ये जो ICAI है इसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और ICWAI को हम कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो भारत की जो ये 2 कंपनी थी, इसमें से जो ICAI है इसने क्या किया, इसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करेगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएगी, जिसको क्या करेगी, जितनी भी हमारे इंडिया की कंपनीज हैं वो सब क्या करेगी, इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगी। जब भी वो क्या करेंगी, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए वो कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ बेंचमार्क सेट किए गए हैं, जिनको क्या करना है, अपनी एक कंपनी को फॉलो करना है। तो बस इसीलिए हमें क्या जरूरत पड़ी, हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत हुई, हमें इनकी नीड महसूस हुई। क्योंकि हमारा जो ये चैप्टर नंबर 4 है, ये चैप्टर नंबर 4 क्या नहीं पूरा कर पाया, ये सिचुएशंस को पूरा नहीं कर पाया, इसके ये ऑब्जेक्टिव्स कॉम्प्रोमाइज हुए। उनका कारण था ये 3 सिचुएशन। जब क्या हुआ, उसने किसी एक आइटम की क्या करनी शुरू कर दी, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स उसके प्रोवाइड करने शुरू कर दिए। अब कोई ट्रांजैक्शन को डिफरेंट तरीके से आप रिकॉर्ड करोगे तो किसी की बैलेंस शीट अच्छी बन गई, किसी की खराब बन गई। अब उससे क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो अलग अलग कंपनीज थी उन्होंने अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज को डेवलप करना शुरू किया, है ना, पॉलिसीज को अडॉप्ट करना शुरू किया कि कोई एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना कोई कंपनी कैसे कर रही थी, कोई कंपनी कैसे कर रही थी, या फिर किसी टाइम पीरियड में, एक ही टाइम पीरियड, मान लीजिए गर्मियों में किसी ने कैसे किया, सर्दियों में किसी ने कैसे किया, पिछले साल कभी कुछ और था, अगले साल कुछ और था। तो इस तरीके से अराजकता की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमें हमारा ये जो चैप्टर नंबर 5 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत पड़ी। तो इसलिए ये मेन रीजन है आपका ये चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ने का। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूं। स्टूडेंट्स, आप समझते हैं मीनिंग क्या है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। देखिए सबसे पहली बात तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको रिटर्न में प्रोवाइड किए गए, यानी ये क्या है, आपको फॉर्मली बताए गए हैं कि कैसे आपको किसी ट्रांजैक्शन या किसी आइटम को रिकॉर्ड करना है, किस सिचुएशन में कौन सा मेथड या कौन सी पॉलिसी आपको अडॉप्ट करनी है अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते वक्त। तो यानी ये क्या है, आपका एक फॉर्मली यानी एक रिटन स्टेटमेंट है, जो कि इशू कौन करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं। जैसे कि हमारा इंस्टीट्यूट कौन है जो इंडिया में इसे इशू करता है, वो है जी आपका ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और इसके जो प्रोफेशनल्स हैं, जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं, वो हैं जी आपके CA, जिन्हें हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहते हैं। तो वो क्या इशू करेंगे स्टूडेंट्स, वो इशू करते हैं यूनिफॉर्म रूल्स, यानी सेम तरह के रूल्स या सेम तरह की प्रैक्टिसेस, या फिर क्या कहेंगे आपकी पॉलिसीज या गाइडलाइंस या बेंचमार्क, वो सब बताएंगे कि कैसे आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी है जब आप क्या बनाएंगे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब भी आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो आपको जितनी भी आपकी ये रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये प्रैक्टिसेस हैं, आपको फॉलो करनी है। और वो सारी रूल्स रेगुलेशंस और प्रैक्टिसेस, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हम उन्हीं को कहते हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो स्टूडेंट्स, आपने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ये तो समझ लिया कि ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस के बारे में हम बता रहे हैं। अब इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में आपके जो सब्जेक्ट के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनके अंदर आपके कुछ मार्क्स क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, वो कौन से हैं। देखिए सबसे पहला जो टॉपिक आप पढ़ेंगे वो है जी आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने अभी बताया, इसको कौन बनाता है, इसको बनाता है जी आपका ICAI। सेकंड जो स्टूडेंट्स आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इसमें वो होगा कि IFRS यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इसमें से भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। देखिए IFRS को कौन बनाता है, इसको बनाते हैं जी आपके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यानी IASB, एक बोर्ड है जो इनको क्या कहते हैं, जितने भी आपके इंटरनेशनल लेवल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनको बनाता है। ये हम सभी पढ़ेंगे, अभी 1 by 1 डीपली पढ़ेंगे। तीसरा है जी आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखिए ये समझिए क्या है,
इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली कुछ नहीं है, ये जो IFRS है ना, यानी आपके इंटरनेशनल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनका एक इंडियनाइज्ड वर्जन है, यानी उनका क्या है, एक देसी वर्जन है। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट्स, आप हॉलीवुड की कोई मूवी देखना चाहते हैं, वो मान लीजिए, या फिर आपने कोई वेब सीरीज देखना चाहते हैं साउथ की, लेकिन आपको हिंदी आती है, वेब सीरीज है साउथ में, तो नेटफ्लिक्स क्या करता है, साउथ की वेब सीरीज को हिंदी में डब कर देता है। तो ठीक वैसे ही हमारे लिए क्या किया गया, ये जो इंटरनेशनल लेवल के जो ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, उनको हमने क्या किया, इंडियनाइज्ड वर्जन में, इंडियन देसी लैंग्वेज में हमने हमारी सिचुएशन, इंडिया की सिचुएशन के हिसाब से उनको कन्वर्ट कर दिया और हमने क्या बनाए, हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तब एक बच्चा पूछता है, स्टूडेंट पूछता है कि सर फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारी जो ये ICAI ने बनाए हैं उसको फॉलो करें या फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। इसका एक सॉल्यूशन बताया गया। मान लीजिए कि स्टूडेंट्स, मेरी एक छोटी सी कंपनी है, मेरी नेटवर्थ है सिर्फ 1 करोड़ रुपए, तो मैं क्या फॉलो करूंगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब कुछ टाइम के बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ, मेरी नेटवर्थ बढ़ के होगी 250 करोड़ रुपए, यानी मेरी कंपनी इतनी बड़ी होगी कि मेरी नेटवर्थ कहाँ पहुंच गई, 250 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। तो स्टूडेंट्स, जिस भी कंपनी की नेटवर्थ क्या हो जाए, 250 करोड़ या उससे ज़्यादा हो जाए, 250 करोड़ या उससे ज़्यादा हो जाए, वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाला मेथड को फॉलो करेगा, वो फॉलो करेगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। या फिर नंबर 2, किसी की कंपनी क्या हो जाए, या तो आपकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE, या फिर क्या हो, आपकी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE, इसके अंदर क्या हो जाए स्टूडेंट्स, लिस्ट हो जाए। तो जो भी कंपनी इनके अंदर क्या हो जाएगी, लिस्टेड हो जाएगी, उनको भी कौन सा मेथड फॉलो करना है अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए, वो होगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जब वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे। अब इसका एक तीसरा केस भी है। मान लीजिए कि मेरी एक 250 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, मैंने क्या किया, एक 2 करोड़ रुपए वाली छोटी सी कंपनी को फॉलो कर, उसको खरीद लिया। तो अब वो जो 2 करोड़ रुपए वाली छोटी सी कंपनी जिसको मैंने खरीदा है ना, उसको भी ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाली जो मेथड है उसको फॉलो करना पड़ेगा, जब वो क्या बनाएगी, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी। यानी 1-2 करोड़ वाली कंपनी है, वो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी इंडिया की कोई कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी है, वो इनको फॉलो कर ले। अगर उसका लेवल बढ़ के हो जाता है 250 करोड़ रुपए तक, यानी 250 करोड़ उससे ज्यादा की होगी, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, पेटीएम, ये सब क्या है, आपकी हाई नेटवर्थ वाली कंपनीज है, तो ये कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे, जब वो क्या बनाएंगे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगी। और ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने कैसे बनाया है, हमने मदद ली है IFRS की। IFRS यानी इंटरनेशनल लेवल के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पूरी दुनिया में फेमस है, हमने क्या किया, उनको थोड़ा सा चेंजमेंट करके अपनी इंडियन सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया उनको, और हमने क्या बना दिए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे क्वेश्चन आएगा तो आपसे इन 3 टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा। तो हम सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को समझेंगे, हमने इसका मीनिंग समझा है। अब इसके बारे में हम आगे ऑब्जेक्टिव समझेंगे, इसकी मेरिट्स वगैरह समझेंगे, फिर हम IFRS को कवर करेंगे, फिर हम आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 सभी को। स्टूडेंट्स, चलिए आप समझते हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य क्या क्या है। देखिए, जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, वो इंश्योर करना है कि यूनिफॉर्मिटी हो जब भी हम क्या बनाएंगे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई भी फर्म बनाती है तो सबको क्या करना है, सेम मेथड्स को फॉलो करना है, सेम अप्रोचेस को फॉलो करना है, सेम रूल्स रेगुलेशन सब पे इक्वली अप्लाई होंगे जब भी वो क्या बनाएंगे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूनिफॉर्मिटी के लिए हम क्या करते हैं, एक जितने भी हमारे रूल्स हैं, हमारी रेगुलेशंस हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डीपली एक्सप्लेन करेंगे कि आपको ये फॉलो करने हैं, ये स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, ये रूल फॉलो करने हैं, ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने हैं, जब भी आप क्या बनाएंगे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे। तो सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कि प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन, जितने भी यूजर्स यानी कि स्टेक होल्डर, जैसे कि आपके क्रेडिटर्स हैं, या फिर आपके बैंक है, या फिर आपके ओनर्स हैं, तो ये सब क्या है, आपके इंटरेस्टेड यूजर्स हैं, जिनका आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है। तो हमें उन्हें बताना होगा कि हमारी जो कंपनी है उसने कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं, अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त कौन से उसने मेथड्स चुने हैं, जिससे वो क्या कर रखी है, अपनी फिक्स्ड एसेट्स या डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करती है। डेप्रिसिएशन को अगर आपको निकालना है तो 2 मेथड है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड, एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो कौन सा मेथड यहाँ अडॉप्ट किया
गया है, या फिर आपने जब एसेट्स को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया है तो आपने मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है, या फिर आपने उसको बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है, यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे किया है। तो आपको ये सारा कुछ पहले से बताना होगा किसको, अपने जो यूजर्स हैं, जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं बिजनेस के, उनको। तीसरी चीज ये क्या करती है, रिमूव करती है अफेक्ट का। अफेक्ट यानी कि मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा मेथड चूज कर लिया जो कि क्या था, डिफरेंट है आपके प्रीवियस मेथड से। तो जितने भी आपके क्या थे, जितने भी आपने जो भी डिफरेंट मेथड्स अगर आपने यूज किए हैं तो उसका जो अफेक्ट पड़ेगा आपके बिजनेस में, तो उस अफेक्ट को भी रिमूव करने का काम कौन करता है, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करते हैं। तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इंश्योर करता है कि कंसिस्टेंसी हो। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे या फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, तो ये इंश्योर करता है कि जब भी आप इनको बनाएं तो क्या हो, एक तो कंसिस्टेंसी हो, यानी सेम तरह के मेथड्स आप फॉलो करें। अगर इनमें कंसिस्टेंसी होगी तभी तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये क्या होंगे, आपके क्रेडिबल होंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी तो तभी लोग क्या करेंगे, ये रिलायबल बनेंगे, लोगों को इन पे विश्वास होगा। विश्वास होने पे ही लोग क्या करेंगे, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट तब करेंगे जब वो क्या कर पाएंगे, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर पाएंगे। तो ये तीनों ही चीजें तभी पॉसिबल है जब क्या करेंगे, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कंसिस्टेंसी के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। फिफ्थ है आपकी, इंप्रूव करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रूल्स रेगुलेशन के बेसिस पे बढ़ाएंगे तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होगी, क्रेडिबल बन जाएगी, राइट। इस पे लोग, इन्वेस्टर्स आसानी से विश्वास कर पाएंगे कि हाँ ये कंसिस्टेंट है, ये क्या है, यूनिफॉर्म है। इन्होंने क्या किया, यूनिफॉर्मिटी इंश्योर की है। यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करने की वजह से वो क्या कर पाएंगे, एक कंपनी की आपकी जितनी भी बैलेंस शीट है वो दूसरी कंपनी की बैलेंस शीट से कंपैरिजन हो पाएगा। कंपैरिजन होंगे तो डिसीजन मेकिंग होगी। डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे ही इन्वेस्टर क्या करेगा, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, या बैंक आपको क्या देगा, लोन देगा, या क्रेडिटर आपको क्या कर देगा, उधार पे सामान बेचेगा। तो ये सारी सिचुएशन क्या डिपेंड करती है आपकी, जब आप क्या करेंगे, अपने स्टैंडर्ड्स यानी जो भी आपने रूल्स रेगुलेशंस अकाउंटिंग को, जब आपने अपनी बुक्स को क्या किया है, बनाया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया है, तो आप क्या करेंगे, जितने भी आप रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज मेथड्स ये सब क्या करेंगे, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हर ट्रांजैक्शन के लिए, हर आइटम के लिए, हर सिचुएशन के हिसाब से बताए गए हैं, उनको फॉलो करते हैं। तभी आपकी जो अकाउंटिंग की जो आपकी जो प्रोसेस है, यानी आपने जो बुक बनाई है या आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रेजेंट की है अपने स्टेक होल्डर्स को, वो रिलायबल होगी, उस पर विश्वास बनेगा। तो चलिए इनको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब हम समझते हैं बेनिफिट्स क्या क्या है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। आप इन्हें बेनिफिट्स कहें, एडवांटेजेस कहें या यूटिलिटीज कहें, बात बिल्कुल सेम। देखिए सबसे पहला ये बेनिफिट है इनका ऑडिटर्स को। ऑडिटर्स के लिए ये काफी मददगार है। देखिए ऑडिटर्स कौन होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स आपके एग्जाम्स कौन चेक करते हैं, आपके टीचर्स। ठीक, जो हमारी कंपनीज क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, उनको ऑडिटर्स चेक करते हैं। तो ऑडिटर्स के लिए ये हेल्पफुल कैसे, मान लीजिए कि आपने क्या किया, कोई फ्रॉड करने की कोशिश की, तो इनको आसानी से पता चल जाएगा। ये फ्रॉड को क्या कर पाएंगे, इजिली डिटरमाइन कर पाएंगे, क्योंकि ये देख लेंगे कि आपने जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और जो बैलेंस शीट बनाया है उसमें आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया तो इनको पता चल जाएगा कि आपने कोई फ्रॉड करने की कोशिश की है, तो इजिली डिटरमाइन हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर आपने ये डिस्क्लोज नहीं किया कि आपने कौन सी पॉलिसीज फॉलो की हैं जब आपने अपनी ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया है, तो अगर आप इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर करते हैं अपनी पॉलिसीज के रिगार्डिंग, तब भी इनको इजिली पता चल जाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हमें ये बताना पड़ेगा कि हमने कौन सी पॉलिसी, कौन सा मेथड अडॉप्ट किया है। जब हमने फिक्स्ड एसेट को बुक्स में रिकॉर्ड किया है, हमने डेप्रिसिएशन को कैसे चार्ज किया है, तो ये सारी चीजों का आपको बताना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी पॉलिसीज को क्लियरली आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो इसके मतलब ये भी इजिली क्या हो जाएगा, ट्रैक हो जाएगा कि इनको आपके ऑडिटर्स को। तो ऑडिटर्स के लिए क्या है, काफी हेल्पफुल है। सेकंड, इसके एडवांटेजेस क्या है, देखिए ये इंप्रूव करता है सबसे पहले तो रिलायबिलिटी, और दूसरी चीज है क्रेडिबिलिटी। किसकी, जब आप क्या बनाएंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी तभी आपकी इंप्रूव हो पाएगी जबकि क्या आप प्रेजेंट करेंगे, आप ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करेंगे। जो भी आपके प्रॉफिट है, जो भी आपका लॉस है, तो उसका क्या प्रेजेंट करना आपको, ट्रू और फेयर व्यू।
तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल्स रेगुलेशंस ये सब क्या होंगे, फॉलो करने होंगे। उन्हीं की बेसिस पे आपको अकाउंटिंग करनी है। उसमें आपको क्लियरली बताया कि किस सिचुएशन में किस मेथड के थ्रू किस ट्रांजैक्शन को कैसे आपको अपनी बुक्स के अंदर क्या करना है, शो करना है, कैसे आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करना है। जब क्या करेंगे आप उस मेथड, उस पॉलिसीज या उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए अपने बुक्स को बनाएंगे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे और उनको कम्युनिकेट करेंगे। आपके डिफरेंट यूजर्स हैं, आपके जो स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर्स हैं, आपके इन्वेस्टर्स हैं या आपके क्रेडिटर्स हैं, तो वो क्या समझेंगे, उनको विश्वास पैदा होगा कि हाँ ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये रिलायबल है, मैं इस पे विश्वास कर सकता हूँ, ये इंफॉर्मेशन जो मुझे प्रोवाइड की गई है, और आपकी क्रेडिबिलिटी एनहेंस होगी। तो इससे आपका एक ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट होगा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और वो इन्वेस्टर्स इजीली आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे, या फिर आपके जो क्रेडिटर्स है वो इजीली आपको उधार पे सामान क्या कहते हैं बेच पाएंगे। तो ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। थर्ड एडवांटेजेस, ये हेल्पफुल है इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द वेरियस पार्टीज। देखिए वेरियस पार्टीज का मतलब यहाँ पे हमारे हैं यूजर्स। यूजर्स कौन कौन, जो कि हमारे स्टेक होल्डर्स है, जैसे आपके एम्प्लॉइज, क्रेडिटर्स, ओनर्स, बैंक्स जो आपको लोन देते हैं, ठीक, ये सब क्या है आपके यूजर्स हैं, आपके मैनेजर्स। तो इन सबको क्या है स्टूडेंट्स, आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अकाउंटिंग की, वो हम प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लड़ाई हो सकती है दोनों के बीच में। मान लीजिए कि आपने प्रॉफिट निकाला है कोई एक मेथड फॉलो करके, और आपके जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने आपका प्रॉफिट निकाला हो किसी एक मेथड को फॉलो करके। अगर आपने अकाउंटिंग के अंदर जब आपने क्या किया, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाया है, तो आपने क्लियरली मेंशन किया है कि मैंने ये पॉलिसी अडॉप्ट की है, या मैंने ये अप्रोच अडॉप्ट की है, या मैंने ये अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं अपने मेथड्स, अपने जो प्रॉफिट को निकालते वक्त, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट का, कोई भी लड़ाई का चांस नहीं रहेगा। वो तभी पॉसिबल है जब आप क्या करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसीज को फॉलो करेंगे। अगर उनको फॉलो करते हुए और उनको एक्सप्लेन करते हुए आपने सारा कुछ बनाया है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करा है, तो कोई क्रेडिटर, कोई बैंक, कोई ओनर आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। फोर्थ, ये एंश्योर करते हैं कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी। देखिए कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपने लास्ट ईयर, पिछले साल जो मेथड फॉलो किया था अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, इस साल भी आपने वही फॉलो किया है, और अगले साल भी आप वही मेथड फॉलो करोगे। यानी आप अपने मेथड में, अपनी पॉलिसीज में चेंजमेंट नहीं कर रहे। अगर आप चेंजमेंट नहीं करोगे तो आपकी जो जितनी भी आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो क्या बनेगी, यूनिफॉर्म बनेगी, वो सब क्या होंगी, सेम रहेगी। अगर वो यूनिफॉर्म रहेगी, यानी पिछले साल भी सेम मेथड फॉलो करके आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी, इस साल भी वही मेथड फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, तो एक इन्वेस्टर आसानी से कंपेयर कर सकता है कि आपका पिछले साल प्रॉफिट कितना था, इस साल कितना है, पिछले साल आपके एसेट्स कितने थे, इस साल कितने हैं, है ना। अगर आपने सेम मेथड फॉलो करते हुए अपनी एसेट्स को रिकॉर्ड किया है, अपनी ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया है, तो इससे क्या होगी, आपकी कंपैरिजन करने में आसानी होगी, और ये आप इससे आपकी कंसिस्टेंसी भी इंप्रूव होगी। तो एंश्योर करता है क्या ये, एक तो कंसिस्टेंसी होगी तो तभी क्या पॉसिबल है, कंपेरेबिलिटी पॉसिबल है। लास्ट, ये क्या करता है स्टूडेंट्स, रिड्यूस करेंगे आपके चांसेस ऑफ फ्रॉड। देखिए कोई भी फ्रॉड करने का चांस ही नहीं रहेगा, कोई भी आप मैनिपुलेशन नहीं कर पाएंगे अपनी बुक्स में, अगर आप क्या करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बताया गया है कि किस सिचुएशन में, किस ट्रांजैक्शन को, किस मेथड को फॉलो करते हुए कैसे आपको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है, और कैसे आपको उसको मेजर करना है, और कैसे उसको अपने जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, आपके यूजर्स हैं, उनको प्रेजेंट करना है। तो ये सारी चीज अगर आपको सिस्टमेटिकली बताई गई है और आपको स्ट्रिक्टली वो अगर वो फॉलो करी है आपने, तो कोई भी फ्रॉड होने का चांस ही नहीं है, कोई भी मैनिपुलेशन आप कर ही नहीं पाओगे अपनी बुक्स में। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है किसका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। चलिए इनको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स देखिए कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ कमियां तो होंगी ही। ठीक वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। चलिए समझते हैं कौन सी। सबसे पहली तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है अप्लाई करने में। वो कैसे, देखिए
हमारा जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो हमें बहुत सारे मेथड्स बताता है और हमें ये भी बताता है कि आप इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं और इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपने क्या किया, एक मशीन खरीदी। आपने क्या खरीदी? एक मशीन। तो मशीनरी है, मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपीस की खरीदी है, यहाँ परचेज की है। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि ये मशीन 1 लाख रुपए की रहेगी। जैसे जैसे आप इस मशीन को यूज करेंगे इसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ गिरावट तो आएगी ही आएगी। तो स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। उस वैल्यू में गिरावट को आने को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को आप कितनी वैल्यू में इसको गिरावट आएगी इस मशीनरी की, अगर आपको ये पता लगाना है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमारे पास 2 मेथड है। हमारी बुक्स में हमें 2 मेथड बताए गए हैं। कौन से? एक तो है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम SLM कहते हैं। एक आपका होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसको हम कहते हैं WDV। अब देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है? स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है, मान लीजिए आपने मशीन खरीदी थी 1 लाख, तो आप मानते हो कि इसमें 10% गिरावट आई। आपने कितनी मानी? 10%। तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। ठीक है जी। अब आपकी मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी? 90,000। मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी? 90,000, है ना। फर्स्ट ईयर तो आपकी है ये 1 लाख की, सेकेंड ईयर अब रहेगी ये 90,000 की। तो सेकेंड ईयर पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना? ये कहता है कि 10% ही चार्ज करना जो आपने पहले साल चार्ज किया था, यानी फिक्स रखना है डेप्रिसिएशन। तो इस साल भी हम कितना चार्ज करेंगे? 10,000 ही। तो अब हमारी जो मशीन की वैल्यू जो तीसरे साल है उसमें कितनी रहेगी? वो रहेगी जी आपकी 80,000। तो ये कौन सा मेथड कहता है? आपका स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड। लेकिन ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है ये क्या कहता है? स्टूडेंट्स, ये कहता है कि पहले साल तो देखो मशीन की वैल्यू दोनों मेथड में सेम रहेगी कि पहले साल भी 10% चार्ज करो। 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। तो अब आपकी दूसरे साल के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर, आपकी मशीन की वैल्यू रहेगी 90,000। तो 90,000 में अब ये कहता है कि आपने जो ये 10% चार्ज किया था ना शुरू में 10,000 1 लाख पे, लेकिन अब सेकेंड ईयर पे आपकी जो वैल्यू है ना एक्चुअल, यानी रिटर्न डाउन, इसके बाद जो वैल्यू रिटर्न डाउन, जो नीचे जो वैल्यू आपने लिखी है, जो रिटर्न करी है, उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो यहाँ हम 90,000 का 10% कितना हुआ? 9,000। तो यहाँ पे जो आपकी मशीन की वैल्यू है वो होगी जी आपकी 81,000। कौन से साल में? थर्ड ईयर में। यानी देखिए, इस मेथड के हिसाब से तो 3 साल के बाद आपकी मशीन 80,000 की है। इस मेथड के हिसाब से 3 साल के बाद आपकी मशीन की वैल्यू कितनी है? 81,000। तो यहाँ आपकी मशीन की वैल्यू बढ़ गई ना। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करें। तो इसमें क्या है, बहुत डिफिकल्टी है, ये बहुत टेंशन वाला काम है कि हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करें। हम ये वाला मेथड स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड अडॉप्ट करें या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अडॉप्ट करें? बस सबसे पहली लिमिटेशन। सेकंड, ये क्या है? रिजिड है नेचर में। रिजिड का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ नहीं करता। तो ये क्या है? इनफ्लेक्सिबल है। इनफ्लेक्सिबल, इसमें क्या है? आपको छूट नहीं है। मान लीजिए कि स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, 2 साल तक स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड अडॉप्ट किया। 2 साल या 3 साल तक मैंने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया? डेप्रिसिएशन का ये वाला। अब फोर्थ ईयर में मेरा मन करता है कि मैं जो डेप्रिसिएशन चार्ज करूं ना, वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करूं। क्या ये पॉसिबल है? स्टूडेंट्स, अगर मैंने ऐसा किया ना, तो मेरे इन्वेस्टर जिन्होंने मेरी उसमें बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, पैसा लगा रखा है, या क्रेडिटर्स जिनसे मैंने सामान उधार पे खरीद रखा है, वो क्या कर देंगे? हल्ला कर देंगे कि मतलब इसने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है। उनको विश्वास ही नहीं होगा क्यों किया। मेरे को जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि भैया ऐसी क्या मुसीबत आ गई, 3 साल तक तो सब चंगा सी, फिर तेरे को एकदम से फोर्थ ईयर में क्यों चेंज किया, क्या कारण है? तो वो बता पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मजबूरी में मुझे क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेट लाइन मेथड ही एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, ये रिजिड है। आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ये जो मेथड्स आपको बताए हैं, आपको वही फॉलो करने पड़ेंगे। एक बार आपने कर लिए, आपके फ्लेक्सिबिलिटी का चांस नहीं है। थर्ड, इसकी लिमिटेशन, इट कैन नॉट ओवरराइड दी स्टैट्यूट। देखिए, ये क्या कहता है? ये इसका मतलब है जी आपका लॉ, कानून। यानी मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर किसी देश में कोई सरकार ने ये कह दिया, देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो कहते हैं आप दोनों मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड भी और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी। लेकिन सरकार किसी देश की ये कह दे, कानून बना दे कि आप ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड तो कर ही नहीं सकते, इसके बेसिस पे तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर ही नहीं सकते, तो हम उस देश के कानून को चैलेंज नहीं कर सकते।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लॉ के खिलाफ नहीं जा सकता। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बनाए जाएंगे वो उस देश के कानून को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे, हम उन कानून के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो ये इसकी थर्ड लिमिटेशन। फोर्थ लिमिटेशन देखिए हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो लिमिटेशन है इसकी वजह से ही हम जो अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे IFRS वो इवॉल्व हुआ। IFRS कहता है कि आप अपनी बुक्स के अंदर जो मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब जो एसेट, जो लैंड आज के दिन मान लो 5 साल के बाद बढ़ के 2 करोड़ रुपए का हो गया, तो आप 2 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में, 10 लाख रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इस लिमिटेशन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिमिटेशन है उसकी वजह से ही IFRS ने क्या किया, इस लिमिटेशंस को दूर किया। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए।